नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हाथरस में जातीय हिंसा के मामले में आरोपी सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने सिद्दीकी कप्पन के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। सिद्दीकी कप्पन इस वक्त मथुरा की अस्थायी जेल में बंद हैं और सिद्दीकी कप्पन पर आरोप यह है कि वो पीएफआई का कार्यकर्ता है और हाथरस गैंगरेप की वारदात के बाद उसने जातीय दंगे फैलाने की साजिश को रचा। सिद्दीकी को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो मथुरा से हाथरस जा रहा था। ऐसे में आरोपी के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अब सवाल खड़े होने लगे। राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक पर जनेऊदारी राहुल गांधी और कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। केरल के मल्लपुरम में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में राहुल गांधी ने सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और उसके परिवार को हर तरह से मदद करने का भरोसा भी दिलाया। अब राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिद्दीकी की गिरफ्तारी एक गंभीर मामला है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठाएगी। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का काम करती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि हिंसा फैलाने वालों से कांग्रेस को प्रेम क्यों है और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ नजर क्यों आ रहा है। आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको वायनाड में राहुल गांधी और सिद्दीकी कप्पन के परिवार के बीच हुई मुलाकात की उन तस्वीरों को भी दिखाते हैं और इन तस्वीरों को आप देखें, जिसके बाद ये जो पूरा बवाल है वो छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में ये जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं। ये देखिए, ये राहुल गांधी ने जो मुलाकात है सिद्दीकी कप्पन के परिवार से वो की है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल इस पर बेहद गंभीर खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ सवाल राजनीतिक गलियारों में भी हैं कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या समझे जाएं। और जो बात राहुल गांधी ने कही मुलाकात के बाद कि यह मामला बेहद गंभीर है, उसको वो उठाएंगे और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को वो अंतिम जो पड़ाव है वहां तक भी लेकर के जाएंगे। तो ऐसे में अब सवाल बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि एक आरोपी जिसको जेल में रखा गया है, जिसके ऊपर जो न्यायिक जांच है उसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं और ऐसे में उस परिवार के साथ मुलाकात करना जाहिर बात है बहुत सारे सवालों को पैदा कर रहा है। तो हिंसा फैलाने के आरोपी के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रवक्ता बचाव की मुद्रा में बयान देते फिर रहे हैं, तो फिर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी है। सुनिए। निश्चित तौर पे जिस वक्त ये मामले सुप्रीम कोर्ट या संबंधित राज्य की अदालतों में है, उसके बाद ही कोई बात सामने आ सकती है। लेकिन भाजपा की जो राजनीति है वो बड़ी निचले स्तर की राजनीति करती है। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। उनके लिए तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। सत्ता के लिए बेचैनी ऐसी है कि राष्ट्रविरोधी ताकतों की मदद करना उनके लिए जैसे एक धर्म और कर्तव्य बन गया है। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को यह जान लेना चाहिए कि देश की जनता ने जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति को जिस प्रकार से 2014 और 19 में खारिज किया है, आगे भी इस प्रकार की राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। तो राजनीतिक बयानबाजियों को आप सुन रहे हैं, कांग्रेस इसका बचाव कर रही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही, और साथ ही साथ बीजेपी अब चूंकि उसको ये मुद्दा मिल गया है इस वजह से वो अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है और साथ ही साथ बेहद गंभीर आरोप ये भी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि आखिर दंगाइयों के साथ ये कांग्रेस का जो प्रेम है वो नजर क्यों आता है। और राहुल गांधी को कटघरे में सीधे तौर पर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मुलाकात सिद्दीकी कप्पन के परिवार के साथ की गई। उसकी रिहाई के लिए हम मदद करेंगे, उसकी रिहाई हम करवाएंगे, ये सारी बातें कही गई। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आपको बता दें कि भेजा गया है और अब सिद्दीकी कप्पन पर राजद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जो केस हैं वो भी दर्ज हैं। लेकिन अब ऐसे में केरल के अंदर राहुल गांधी अगर सिद्दीकी कप्पन के साथ
उसके परिवार वालों के साथ मुलाकात करते हैं तो इस पर जो सवाल हैं वो जाहिर बात है उठने थे और वो सवाल उठ रहे हैं, और उस पर जो हो रही राजनीति वो भी आप देख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है, इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ हो रही है, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं इस परिवार के साथ और ये भी कहते हैं कि उसको न्याय दिलवाएंगे, उसको जो केस आतंकवाद रोधी कानून और राजद्रोह के दर्ज हैं उसमें उसको न्याय मिलेगा। ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। तो सिद्दीकी कप्पन की रिहाई के लिए मदद करेंगे, राहुल गांधी की तरफ से बड़ी बात कही गई है। और अब सवाल इस पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि आखिर दंगाइयों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई क्यों नजर आती है, जबकि कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है और ये फैसला कोर्ट से होना है कि आखिर इसमें जो दोषी है वो कौन है, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या वजह रही हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच होने के बाद और फैसला आने के बाद ही स्पष्ट होंगी, लेकिन मुलाकात करना और वो भी राजनीतिक स्तर पर इतनी बड़ी मुलाकात, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। और अब अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो न्याय दिलवाएगी तो फिर सवाल यहीं से उठता है कि आखिर जो न्याय की बात कही गई है इसके पीछे का आधार क्या है, ये भी कांग्रेस पार्टी ही बताएगी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि यह न्याय हो रहा है, इसका तर्क भी कांग्रेस पार्टी के पास होना चाहिए। और साथ ही साथ अब इस पर जो भारतीय जनता पार्टी गंभीर सवाल खड़े कर रही है, इसका भी जो जवाब है वो अब कांग्रेस पार्टी को ही देना है कि आखिर इस मुलाकात के मायने को क्या समझा जाए। तो केरल में और चलिए आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और दीपू त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं पीएसपीएल के। दीपू त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज प्रमोद जी आपसे शुरुआत करते हैं और हम लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के भी प्रवक्ता आएंगे तो उनका भी इस पर पक्ष हम लोग जरूर जानेंगे। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरी मुलाकात को, उस पर हो रही राजनीति को, और क्या आपको लगता है किस तरीके की मुलाकात की जानी चाहिए राहुल गांधी की तरफ से? नहीं आयुष जी, दरअसल होता क्या है कि जब अब चूंकि स्थितियां वो दक्षिण भारत की हैं और दक्षिण भारत किस तरीके से राहुल या कांग्रेस को सूट करता है, लेकिन जो भी लोग आरोपी हैं, मैं अपराधी की बात नहीं करता, अगर किसी भी इस तरीके के संज्ञान में मामले में आते हैं जिसमें चाहे वो राजद्रोह हो या आतंकवादी घटनाओं से उनके कहीं कोई लिंक जुड़े मिलते हैं, कहीं की भी सरकार हो, किसी भी स्टेट को, अगर वो किसी गतिविधि में पकड़ में जांच में आते हैं और कोर्ट उनको ये सजा ना करे, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे, अगर राहुल जी उनके साथ खड़े होते हो तो राजनीतिक मजबूरी उनकी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको सामाजिक मापदंड देखें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की को इन बातों का प्रश्रय हमेशा मिलता है और कांग्रेस कटघरे में खड़ी दिखती है। जी बिल्कुल। दीपू त्रिपाठी जी, आप इसको कैसे देखेंगे? क्या इस मुलाकात को राहुल गांधी के द्वारा किया जाना चाहिए था? और इसके अलावा अब जो आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि कांग्रेस दंगाइयों के साथ खड़ी रहती है, क्या इस बात को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है इस मुलाकात के बाद, या इसका कुछ अलग ही एस्पेक्ट्स आप देखते हैं? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग अभी तक राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलते रहे हैं, बड़े बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं, तो वो किसी से भी मिलते रहे तब उन पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जी मिले तो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये तो अभी आरोपी सिद्ध तो नहीं हुए हैं, कोर्ट द्वारा कोई उनको सजा भी नहीं दी गई है, मिल तो सकते ही हैं। प्रमोद मिश्रा जी, क्या इस मुलाकात को इस तरीके से देखा जा सकता है, या इतने सरल तरीके से जो बात अभी दीपू त्रिपाठी जी ने कही, और एग्जाम्पल भी वो दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उनके साथ कोई मुलाकात कर सकता है तो वो तो देशद्रोही नहीं होता है, तो राहुल गांधी के ऊपर यह सवाल क्यों? नहीं आयुष जी, मैंने इसीलिए एक बात कही कि बात उसमें सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, जो भी पार्टियां, इससे पहले भी बिल्कुल मैं इस बात से इनके सहमत हूं, आप किसी ऐसी गतिविधि में जो राजद्रोह या ये कह सकते हैं कि दंगे के साजिश में होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, कोई अन्य पार्टी जो हो, लेकिन अगर इस तरह के आरोप किसी पे लगते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के या बड़े नेताओं को बचना चाहिए। और ऐसा नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं बात करूं चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो,
जब इनके नेता उनके साथ अपनी संलिप्तता दिखाते तो यही कांग्रेस उनको कटघरे में खड़ी करते हैं। हम लोगों ने लगातार दिग्विजय सिंह से बाकी सारे लोगों को बयान देखा है, सिंधे गृह मंत्री हुआ करते थे, तो अगर पुरानी चर्चा करेंगे आयुष जी तो बातें बहुत निकल के जाएंगी। मौजूदा स्थिति में जिस विषय पे आप आपने बहस रखी हुई है, राहुल गांधी की, मैंने कहा ना कि वो मजबूरी दक्षिण भारत के लिए हो सकती है क्योंकि वहां से वो सांसद भी हैं, वो पार्टी के लाइन पे सूट करता है, न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन आप कम से कम ये तो देखिए कि किस अपराध में इनको जेल भेजा गया है, कुछ तो देखा होगा वहां की पुलिस ने या वहां के स्थानीय अदालत ने जरूर, वरना उनको न्यायिक हिरासत में क्यों भेजते, उनको बेल मिल जाती। चलिए प्रमोद जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है मुझे लग रहा है। दीपू त्रिपाठी जी का मैं रोक कर लेता हूं। दीपू जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या सिर्फ राजनीति के तहत ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आपको सिर्फ इसी तरीके से देखेंगे या कम से कम सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे परहेज करना चाहिए? अगर किसी के ऊपर कोई गंभीर धाराओं में कोई मामला हो रहा है तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो पीएसपीएल हो, लोगों को कम से कम दूरी बनाकर रखना चाहिए, इंतजार तो कर लेना कि उसमें फैसला क्या आता है। जी बिल्कुल सही बात है, नाम ठीक अपराधियों से ऑडियो दूर नहीं रहना, इस सब चाहे जो दल हो, सब लोगों को अपराधियों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन आजकल सब दल वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए ये मजबूरियां रहती हैं कि वहां गए, उनसे मिले, तो ये तो सब चलता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय शिवपाल जी रहे, तो उन्होंने किसानों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज यूरिया और डीएपी लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। जब आधार कार्ड देते हैं तब 5 बोरी यूरिया, 5 बोरी डीएपी मिल रही है। इतनी बुरी हालत बद से बदतर किसानों की है कि हम बता नहीं सकते हैं। जो कुछ ये बीजेपी कर रही है, ब्राह्मणों पर तो सीधा सीधा अत्याचार कर रही है। देख लीजिए प्रदेश में कितने एनकाउंटर युवाओं के हो चुके हैं। ये बीजेपी जो है ये जातिवाद पर ही राजनीति कर रही है, ये दूसरों को बताती है, ये सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। भैया आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा, दीपू जी, यहाँ लेकिन उत्तर मुझे एक प्रदेश चीज में बताइए, दीपू जी मुझे एक चीज ये भी समझनी है, ठीक है चलिए, अब कुछ अगर दिक्कतें हैं तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग उसका विरोध कर रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोगों को भी करना चाहिए, रखिए उस बात को। लेकिन जो सवाल है मूल वो ये है कि अगर इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं या कोई इसमें संलिप्त पाया जा रहा है तो राजनीति तो दोनों स्तर पर हो रही है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये दंगाइयों के साथ खड़े हुए हैं, जो विपक्ष है उसको मुलाकात की आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी, लोग हर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तो कोशिश कर ही रहे हैं। इसमें कौन गलत कौन सही, इसका फैसला कौन करेगा दीपू त्रिपाठी जी? सर ये ऐसा है, वोट की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। अभी तक ये बीजेपी के लोग ही मिलते रहे ऐसे लोगों से, तमाम उदाहरण है। आज राहुल गांधी जी मिले हैं तो इसमें कोई बात नहीं, वहाँ उनकी सरकार है और वहाँ से वो एमपी भी हैं, तो लोगों से सब वहाँ मिलना चाहिए। और आज ये भी नहीं है कि इन लोगों को अभी सजा हो गई, अभी तो जांच चल रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विरोधियों को। और ये भी वही करते रहे जो आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो देखिए मुलाकात है, मुलाकात के राजनीतिक मायने और उसके परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर राहुल गांधी इस मुलाकात के बाद ये कहें कि वो न्याय दिलवाएंगे और ये जो आरोपी हैं उसको बरी करवाएंगे, तो फिर क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सर्टिफिकेट देने की कोशिश नहीं कर रही है? राहुल गांधी को कैसे पता है कि भाई वो उनको बरी कराएंगे या वो उनको न्याय दिलवा देंगे या अन्याय हो रहा है, इसका फैसला कैसे कर लिया गया? फिर तो कोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है। आयुष जी, आप आवाज आ रही है आपको? जी जी मनोज जी। जी आयुष जी, मेरा यह कहना था कि दरअसल अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में जाना चाहेंगे तो पीछे थोड़ा सा जाइए। आरोप में किसी के साथ खड़े होने में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कोई बुराई नहीं होती, उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं, लेकिन चश्मे जब बदल जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और, राजस्थान के लिए कुछ और, दक्षिण भारत केरल तमिलनाडु के लिए कुछ और, तब मैसेज गलत जाता है। मैं थोड़ा इसके और डिटेल में जाना चाहूंगा। आपको याद हो, चाहे वो मुंबई की घटना हो, चाहे वो कश्मीर की घटना हो, आए दिन क्या वजह है कि गुलाम नबी आजाद से लेकर के अजीत रंजन चौधरी से लेकर के राहुल से लेकर के किसी ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर न्याय की बात क्यों करते?
हम जाति विशेष पर नहीं जाते हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं है, सामाजिक दंगे और समाज में कुछ ऐसी राजद्रोह आतंकवाद रोधी कानून के अंतर्गत अगर उसको आरोपी ही मान के कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में किया है, तो अगर एक पार्टी, बड़ी पार्टी के नेता हैं जिनके कई राज्यों में सरकार है, अगर आप उनके न्याय दिलाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज भी गलत जाता है और ऐसे लोगों को बल मिलता है। देखिए होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी या बाकी, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या बाकी लोग देंगे, लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में, फिर भोपाल का जिक्र करूंगा, मौजूदा स्थिति में सांसद है, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, शिंदे की बात में इसलिए कर, राजस्थान के को आपको याद होगा, तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ी होती हैं, मुसीबत में तब वहां पर कानून आता है और आम आदमी की सोच आती है कि जिस आदमी को हम आतंकवाद की निगाह से देखते हैं, हम जिसको दंगाई की निगाह से देखते हैं, अभी दिल्ली का मामला आप देखिए लंबा समय तक चला है, या हाथरस की हम बात कर लेंगे, उसमें भी इस बात को है कि भाई इसके पीछे दंगा फैलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। आप पक्ष विपक्ष की बातें करते रहिए, लेकिन जहां पर कम से कम देश विरोधी या आतंकवाद विरोधी कानून हो तो उस पर बड़े नेताओं को बयान देने से और साथ खड़े होने से उनका नुकसान होता, कोई राजनीतिक फायदा भी नहीं होता है। दीपू मिश्रा जी, कम से कम आपको नहीं लगता कि पीएसपीएल के प्रवक्ता होने के नाते ही आप लोगों को भी कम से कम ऐसी जो मुलाकातें हैं या इन सारी चीजों का खंडन ही करना चाहिए? आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अगर गंभीर धाराओं में किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, मामला दर्ज है, तो परहेज तो किया जा सकता है ना। इसी का फायदा उठाना राजनीतिक या ये इतना जरूरी है? कम से कम इस बात का खंडन हो सकता है तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी। जी, मैंने बोला तो है सर कि सब लोगों को इससे बचना चाहिए, जो अपराधियों से, जैसे जो बड़े अपराध कर रहे हैं या देशद्रोह कर रहे हैं या आतंकवादी हैं, इनसे वैसे भी सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बचना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ अब जावेद अहमद जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और कमर अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद जी, आपके पास आ जाते हैं। राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर के बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से सिद्दीकी कप्पन के परिजनों के साथ मुलाकात की, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, ये तो दंगाइयों के साथ ही खड़े रहते हैं। मुलाकात के मायने क्या समझे जाए? मैं चाहूंगा जवाब दें। देखिए आयुष जी, विश्व की जो पंजीकृत दंगाई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाएगी। हमारा अपना इतिहास है, हम इस देश की आजादी के लिए लड़े हैं। कांग्रेस के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी है। सिद्दी कप्पन एक पत्रकार हैं, केरला वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या बात है कि कोई भी अगर सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए पत्रकार जाएगा, कोई राजनेता जाएगा, तो सरकार उसको सीधे देशद्रोही बना देती है, कहती ये देशद्रोही है। और बाद में फॉरेन फंडिंग से लेके और बाद तक जो अब मुकदमे दर्ज करती है, वो सब में यही सरकार की एजेंसियां क्लीन चिट देने का काम करती हैं। क्या आप जिस तरीके से अभी मनोज मिश्रा जी कह रहे थे, क्या नहीं लगता कि दिल्ली में क्या हुआ था, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के विरुद्ध कार्रवाई हुई? बिहार के एक बड़े नेता हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए धर्म विशेष, जात विशेष से लेके हरे रंग तक पर हमला करते रहते हैं, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की? उत्तर प्रदेश के अंदर तो 8 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी 8 बजे के बाद फैसला करती है। 8 बजे के बाद किस स्थिति में लोग होते हैं, वो क्या फैसला करते हैं? अब तक के तो सारे फैसले जो सरकार ने किए हैं, इस डबल इंजन की सरकार ने, वो सब देश के लिए थोड़ा खुलकर बताइए भाई, 8 बजे के बाद कौन सी स्थिति में रहते हैं? थोड़ा उस स्थिति का भी जिक्र कर दीजिए, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा समझ जाए ना फिर भाई किस स्थिति की आप बात कर रहे हैं। सब रहते हैं, जीएसटी नोटबंदी से लेके आज तक के जितने फैसले हैं इस सरकार ने रात में किए हैं, और इन फैसलों का देश की जनता के ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है ये पूरा विश्व देखने का ठीक है जावेद जी, लेकिन ठीक है, वो तो फैसले रात में करते हैं और आपने दिन में ही क्लीन चिट दे दी। राहुल गांधी मुलाकात करने के बाद कह रहे हैं कि भाई देखिए हम इनको न्याय दिलवाएंगे। आपने ये मान लिया और आप क्लीन चिट देने लग गए कि ये आरोपी नहीं है, ये अपराधी नहीं है।
ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने कैसे कर लिया, जिसकी न्यायिक नहीं, जांच चल रही है? न्यायिक भरोसा में, न्यायिक व्यवस्था में तो भरोसा होना चाहिए ना। ये तो आप क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको न्याय दिलवाएंगे, इसके खिलाफ गलत हो रहा है। ये आपको कैसे पता है कि गलत हो रहा है? फिर तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, फैसला राजनीतिक पार्टियां कर दें यहां बैठ के। कांग्रेस क्लीन चिट दे दे, भारतीय जनता पार्टी क्लीन चिट दे दे, अन्य राजनीतिक पार्टियां क्लीन चिट दे दे, बात खत्म हो गई। रेप की पुष्टि की थी, सरकार ने उसको क्यों सेवा से निकाल देने का काम किया? ये जो करे, इनके विधायक कुछ करे, कुछ भी कहे, वो गलत नहीं है। इनका विधायक महिला कांस्टेबल के साथ 6 साल के आरोपी को थाने के लाकअप से निकाल ले जाए, वो अपराध नहीं है। राहुल जी या कांग्रेस, प्रियंका जी एक पत्रकार के साथ खड़े हैं, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि ये अपराधी है? ये दंगा भड़काने जा रहा था। जावेद अहमद जी, मैंने अपराधी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, करेक्ट करिए अपने आप को। मैंने कहा कि आरोपी है, और अगर कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा है तो इंतजार कर सकती हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। आज आप यहां क्लीन चिट देंगे कि वो आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है। अभी यहां पे कमर अली जी कहेंगे कि नहीं वो अपराधी है, वो आरोपी है, तो आप ही लोग फैसला करिए। अब आप ही लोग फैसला करिए। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। अगर आरोपी हैं तो भाई जांच का इंतजार करिए ना, क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? आपको कैसे पता है कि वो आरोपी अपराधी नहीं हो सकता है? सिद्दीक अप्पन को क्यों आरोपी, राहुल जी को क्यों टारगेट किया गया? ये जो कुछ हो रहा है, ये तो इस तरीके के लोग हैं कि अपनी राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, गोयबल्स ने तो चलिए। 100 बार झूठ कमर अली जी, बोलने को कहा था। कमर अली जी, ये 1000 बार कमर अली झूठ जी, बोलते हैं। कमर अली जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की तरफ से मुलाकात की गई है। आपकी पार्टी के भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर ऐसे ही गंभीर धाराओं के मामले थे, मुलाकातें तो उनके साथ भी हुई हैं। तो क्या वो सब देशद्रोही हो गए थे क्या? राहुल गांधी मुलाकात करते हैं तो देशद्रोही कैसे हो जाते हैं? कमर अली जी, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं इस बारे में। इन्होंने आतंकवाद को भी मजहब तोड़ा और स्वार्थ तोड़ा है, उसकी बात बता देना बहुत जरूरी है। चाहे जामिया का मसला हो, चाहे मालेगांव का मसला हो, चाहे अजमेर शरीफ का मसला हो, बहुत सी, चाहे मुंबई का मसला हो, जहां जहां बम विस्फोट हुए हैं, इन्होंने अपने सुविधानुसार सिख आतंकवाद, इस्लाम आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, तो आप बताइए अपने सुविधानुसार इन्होंने आतंकवाद को भी मजहब के चश्मे से देखा। आप बताइए 20-20 साल के बाद वो लोग निर्दोष छूटे हैं, तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? सोनिया गांधी माफी मांगेंगी? पी चिदम्बरम माफी मांगेंगे? ये बताइए खाली आयुष जी। इनके वक्त पे मैं खामोश रहा, मैंने इनकी बात को बहुत पहले सुना। देखिए जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, देखिए भाई आरोप लगाएंगे तो सुनिए, थोड़ा सा उसका जवाब सुनना होगा। जावेद जी आपने बहुत आरोप लगाए, जावेद जी आपने बहुत आरोप लगाए, आपने आपको जो कहना था आपने कहा, आराम से सुना कमर अली जी ने, लेकिन अब आप सुनिए अगर वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैं बराबर से वक्त सबको दे रहा हूं। आप भी सुनिए ना आपने क्या कहा, उसका जवाब लीजिए। ना तहजीब आपके राहुल गांधी जी में, ना सोनिया गांधी जी में, ना जावेद भाई आप में तहजीब है। अगर आपने हमारी बुराई करी तो अपनी तारीफ भी सुनने का आप दरअसल जज्बा रखें और अपनी तारीफ को बाकायदा सुने। हमें या बुराई समझते हैं, आपने बुराई करी बाबू भाई, थोड़ी तहजीब के दायरे में रहे, थोड़ी तहजीब के दायरे में रहे। जावेद अहमद जी सुनिए, सुनना होगा, जावेद अहमद जी सुनना तो पड़ेगा। कमर अली जी, कमर अली जी, ठीक है, कमर अली जी बोलेंगे। जावेद जी थोड़ा सा शांत हो जाए, धैर्य रखें, सुनिए, क्योंकि आपने आरोप लगाए थे तो भाई उसका जवाब तो आएगा। सुनिए, अब 25-25 साल बाद, 20-20 साल बाद जो लोग निर्दोष छूटे हैं, उनके लिए क्या सोनिया गांधी माफी मांगेंगी? राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये हमें आप बताइए, किनको बंद किया था आपने? अरे आपके पास एजेंसियों का इनपुट था, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी, जिन अधिकारियों ने पकड़ा था, जिनको इनपुट मिला था। अरे हम अधिकारियों के खिलाफ ठीक है, लेकिन कमर अली जी सवाल इसके साथ ये भी खड़ा होगा कि अगर जिनके साथ मुलाकात राहुल गांधी ने की है और कल को अगर वो उनको क्लीन चिट मिलती है तो फिर क्या आपकी पार्टी की तरफ से माफी मांगी जाएगी कि आपने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा? एक बात समझ लीजिए, हमारी पार्टी, एक बात को समझिए, हमारे वक्त पे आयुष जी कोई भी जातीय दंगे नहीं हुए हैं। कमर अली जी देखिए, नहीं, मेरे बात का सीधा जवाब दीजिए। आपने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, पुराने मामलों का जिक्र करते हुए आपने कहा कि इन्होंने आरोप लगाए थे, ये उनके साथ खड़े थे, इनको माफी मांगनी चाहिए। अभी मुलाकात की है, अगर इनको क्लीन चिट मिलती है, आपकी एजेंसियां देंगी ना क्लीन चिट, या कोर्ट ही देगा ना अगर क्लीन चिट? और अगर क्लीन चिट मिलती है तो क्या कमर अली माफी मांगेंगे या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी आकर के कि राहुल गांधी को उन्होंने देशद्रोही कहा? आयुष जी क्या माफी मांगेंगे? उनकी खामोशी से बात सुनी, मेरी बात भी सुन लीजिए, बराए मेहरबानी थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात को आप बिल्कुल खामोशी से।
देखिए जहां पे गलत होगा, हमारी बात को जी। समझिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर हमारे ये किसी ने कोई ऐसा काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई करी, माननीय योगी जी ने कार्रवाई करी, 195 अधिकारी हमारे यहाँ तारीख में जेल है। हमारे क्या अधिकारियों को हमने जेल भेजा है, हमने जो भी गलत इनपुट देगा उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। हमारे क्या एक जांच के बाद दूसरी जांच होती है, हमारे क्या एक परंपरा है, इस बात को समझिए। आग बूंद करके हम इनपुट नहीं देते हैं कि इनपुट मिल गया बंद कर दो इसको, रेलवे लाइन कहीं खुल गई इनपुट मिल गया बंद कर दो किसी को, ये तरीका नहीं है। इनपुट पे काम नहीं चलता, आगे खोलना पड़ेगी। हमारे क्या 2-3 एजेंसियां काम करती हैं, उस एजेंसियों काम करके हमारे क्या निर्दोष को नहीं फंसाया जाता। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग करते, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद करते, उसी की एक देन है कि हमारे क्या कोई भी आतंकवादी घटना हमारी सरकार के वक्त पे नहीं हुई है। चाहे ठीक बात है कमर अली जी, सरकार है, कमर अली जी, देखिए यही सवाल मैंने जावेद जी से भी पूछा, यही सवाल मैंने जावेद जी से पूछा और यही सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ। कमर अली जी, यही सवाल मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये जो इनके साथ हो रहा है गलत है, मैं इनको न्याय दिलाऊंगा, उन्होंने क्लीन चिट देने की कोशिश कर दी। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनसे मिलते ही वो देशद्रोही हो गए, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि भाई वो आरोपी नहीं, वो अपराधी हैं। दोनों पार्टियों में क्या अंतर है? एक कह रहे हैं कि वो गुनाहगार नहीं है, उसको हम क्लीन चिट दे रहे हैं, दूसरा अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं, उसको पहले ही अपराधी साबित कर दे रहे हैं। तो आप दोनों ही लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए हम राजनीति की बात नहीं करते, हम देश हित की बात करने वाले लोग हैं। जो देश हित में फैसले होते हैं हम वो करते हैं। ये राजनीति हमेशा तो देशद्रोही राहुल गांधी को कैसे कह दिया आपने मुलाकात पर? एक मुलाकात पर राहुल गांधी देशद्रोही कैसे हो गए? वो उनकी हमेशा डबल पॉलिसी रही है। डबल पॉलिसी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ चोर से कहते हैं चोरी करो, दूसरे शाह से कहते हैं जागते रहो। तो ये देखिए परंपरा गलत है, ये बहुत गलत है। एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर एजेंसियां कोई गलत काम करेंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए सख्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए सख्त है। 195 अधिकारी अपने जेल भेजा आयुष जी। कोई भी अधिकारी कोई गलत करेगा, हमारे क्या SIT है, CBI है, सरकारी एजेंसियां हैं, वो उसको मॉनिटरिंग करती हैं, उस आदमी के बारे में मालूम करती हैं। बहुत से लोग आपने देखा, एक मथुरा का मामला हुआ था, एक दिल्ली का मामला हुआ, उनको कहा कि आतंकवादी हैं, इनके आतंकवादी संबंध है, माननीय गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके उनको मुसलमानों को भी छुड़वाया। ऐसा नहीं कि नहीं छुड़वाया, बात तो आप समझिएगा। अगर किसी से कोई बातचीत कर ली है, मुसलमान मुझे यूं कहना पड़ रहा है इस समय, ये जिसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमारे वक्त पे अगर कोई संदेह के घेरे में आया है तो उसको छोड़ा भी किया, तत्काल छोड़ा गया। इस बात समझिए आप। हमारे यहाँ कोई भी चीज अगर कोई भी चीज नहीं कमर अली जी देखिए, ठीक है, जो आदमी आरोपी नहीं है उसको आपको छोड़ना ही होगा, उसको जबरदस्ती उसके ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे। लेकिन कोई आदमी अगर जा रहा है, मुलाकात कर रहा है, तो उसको पहले से ही अपराधी ठहरा देना ये भी गलत है। अगर कोई क्लीन चिट दे रहा है तो वो भी गलत है, लेकिन कोई अपराधी ठहरा दे रहा है तो वो भी गलत है। दोनों ही पार्टियों को कम से कम ये समझना चाहिए, और दोनों ही देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। आप लोगों को तो कम से कम इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। दीपू जी हमारे साथ हैं, ठीक है। कमर अली जी मैं आऊंगा आपके पास। दीपू जी, अभी आप कह रहे थे और पुरानी बातों का हवाला दे रहे थे, उसका हवाला देते हुए कमर अली जी ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि निर्दोष साबित हो गए, तो उन पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए जो लोग कह रहे थे कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया, माफी मांगनी चाहिए। दीपू जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले अडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, बाबा ठाकरे साहब जी, बाबरी मस्जिद, भाजपा के नेता उनसे नहीं मिल रहे थे। ये इस बात का क्या जवाब देंगे भाजपा वाले? मतलब ये नहीं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता कोई अपराधी नहीं होता है। तो न्याय दिलाने के लिए तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। कुछ तो मामला होगा जिसमें ये लगा होगा कि निर्दोष है। देखिए आपको मैं बता दूं ये भाजपा है, ये हिटलर साहित्य से भी ज्यादा चल रही है, क्योंकि इनके विरोध में बोलो तो ये उसको आतंकवादी या देशद्रोही का तमगा दे ही देते हैं, मुकदमा लिखी जाता है। ये भाजपा है, ये मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छे मन की बात तो करते हैं, लेकिन काम की बात आज तक इन्होंने करने की कोशिश नहीं की। इसलिए देश की GDP है जो इस वक्त -2-3 पॉइंट कुछ है, समझ लीजिए। काम की बात नहीं करेंगे तो देश का ये हाल रहेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब तो काम की बात करिए, मन की बात कब तक करेंगे? चलिए दीपू जी कुछ कह देते राहुल गांधी के लिए भी कि वो भी मुलाकात ना करते। मोदी जी के लिए तो बहुत कुछ बोल दिया आपने। सर मैंने बोला जो सत्यता है बोली, राहुल गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया है। राहुल गांधी जी जब तक दोषी सिद्ध नहीं होंगे, मैंने बताया तो है माननीय अडवाणी जी से, क्या भाजपा के लोग नहीं मिले जब तक, अभी बने हुए हैं, लेकिन बराबर ये मीटिंगों में जाते रहे और ये भाजपा के सबसे बड़े नेता भी रहे हैं। क्या कोई इनसे नहीं मिला जब तक ये भी तो आरोपी थे? आप बताइए, आरोपी ये भी तो रहे। मनोज मिश्रा जी, इस तर्क में कितना दम है भाई? मनोज मिश्रा जी, या फिर जो कमर अली जी बात कर रहे हैं उससे इत्तेफाक रखना चाहिए।
आयुष जी, नहीं, इत्तेफाक की बात नहीं होती आयुष जी। दरअसल नजरिया अपना अपना होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हो चाहे वो कांग्रेस प्रवक्ता है। जावेद अहमद साहब, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि शीर्ष नेतृत्व ने आपके 2 प्रधानमंत्री इस आतंकवाद की घटना के शिकार हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है, ये सवाल होता है क्या कारण है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे और लगातार आपके पार्टी से जुड़े लोगों का बयान आता रहता है अंतिम समय तक उनको न्याय दिलाने के लिए। मैं किसी एक केस की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जब आप किसी पे आरोप करते हो, आरोप से अपराध अगर कन्वर्ट नहीं होता और कोर्ट की प्रक्रिया में वो बंदा बरी हो जाता है तो इतनी तन्मयता कोई नहीं दिखाता किसी पार्टी का नेता कि वो इस बात से माफी मांगे या सॉरी भी फील करे कि साहब ये गलती हो गई। लेकिन आयुष जी, देश के संविधान के एक तरीका है और लगातार इस तरीके की घटनाएं इसी इनपुट के जरिए बाहर आती रहे हैं। विगत 31 वर्षों 89 से लेकर के 2020 में हम आ गए, लेकिन आतंकवादी घटनाएं होने से पहले उसमें कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा। और होता क्या है कि सरकारें किसी की रहे, मैं किसी सरकार की पैरवी और किसी सरकार के मुद्दे की बात नहीं करता। यही 10 साल राहुल जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और जब जैसे भी कमरे जिक्र कर रहे थे कि मुंबई या मालेगांव को, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि जब आरोपी अपराधी में जब तक बदला नहीं जाता वो प्रक्रिया जुडिशली है, उसमें ना पत्रकार देखे जाते, ना वकील देखे जाते, ना डॉक्टर देखे जाते। अपराधी होता है, लेकिन अपराध से पहले वो आरोपी होता है। और जावेद साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा, सिद्दीकी के साथ आपकी पार्टी खड़ी है, उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन कुछ ना कुछ की बात इसलिए कह रहा हूं कि दंगा भड़काना और दंगे के जरिए हमारे देश में एक दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। जिक्र अगर आप इंदिरा जी की करेंगे या स्वर्गीय राहुल जी की करेंगे और राजीव गांधी जी की करेंगे तो आपको पता है किन बातों के शिकार अब किस चीज के बदले में हुए। लेकिन 89 के बाद जिस बदली परिस्थिति में दंगा भड़कने से लेकर के जाति और धर्म के मतभेद को लेकर के देश ने बहुत सारी त्रासदियां झेली हैं, वैसी नहीं हो, ये नैतिक जिम्मेदारी राहुल जी की बनती है। राहुल जी एक बड़े आपके पार्टी के या बड़े विपक्ष पार्टी के कहीं न कहीं वो अध्यक्ष भी रहे हैं या शीर्ष नेतृत्व रहे। आयुष जी, इसको राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय हम चाहे हाथरस की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, भी एक लंबे समय तक चला है, अगर हम उस नजरिए से देखेंगे तो लोगों को न्याय मिलेगा। और मुझे लगता है कि जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक पार्टियां उनके साथ नहीं खड़ी हो, वो उनके चेहरे और चरित्र के लिए भी ठीक होगा। जावेद जी, जवाब दीजिए। मनोज जी, बहुत स्पष्ट है, आपने 89 84 का जिक्र कर दिया, लेकिन 2002 भूल गए। 2002 भी तो इस देश के इतिहास का एक कलंकित वर्ष है कि क्या हुआ था, किस तरीके से बेगुनाह लोगों की हत्याएं की गई, किस तरीके से सरकार अपना राजधर्म नहीं निर्वाहित कर पाई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री को स्वयं कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती। अभी कमर भाई कह रहे थे कि हमने जाति दंगा, अरे जाति ध्रुवीकरण तो खूब किया, बलिया में तो नंगा नाच किया आपने। आपके विधायक क्या कर रहे थे, लखीमपुर में आपके विधायक ने क्या किया, ये सब। और भाजपा वहां हत्या आरोपी के पक्ष में धरना दे रही थी उसकी गिरफ्तारी के बाद। तो ये मनोज भाई बहुत स्पष्ट सी बात है, राजनेता अगर उस मुलाकात को छिपाने का काम करते तो वो पाप माना जाता, लेकिन न्याय के लिए अगर कोई आया है, हमारी व्यवस्था न्यायिक ऐसी है कि अंतिम समय तक, आखिरी समय तक लोग न्याय के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं और खटखटाते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कि जो सत्ता में है, जो सत्ताधारी विधायक है या बाहुबली है, उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। वो अपराधी नहीं है, वो दूध का धुला है। भाजपा के पास एक मशीन ऐसी है कि उसमें अपराधी और भ्रष्टाचारी को डाल दीजिए, वो गंगा स्नान करके बाहर आ जाएगा। और बाकी अगर सरकार की कमियां कोई निकाले, सरकार की कमियों को उजागर करने का काम करे, आंदोलन करने का काम करे जनता के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 8,500 मुकदमे इसी उत्तर प्रदेश में लिखे गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की 52 बार गिरफ्तारी इसी लखनऊ के अंदर हुई। क्यों हुई? हम पीड़ितों से नहीं मिल सकते? प्रियंका जी के साथ योगी जी की पुलिस ने कैसी बदसलूकी की, राहुल जी के साथ क्या किया, ये सब कुछ किसी को नहीं दिख रहा है। खाली ध्रुवीकरण करो, भाजपा के खिलाफ कोई ना बोले, जो ना बोले वो बहुत अच्छा है और जो बोले वो देशद्रोही है। ये जो परसेप्शन आपने बना रखा है ना,
ये बहुत दिन जनता समझ चुकी है। आपकी दाल नहीं कहीं भाजपा की गल रही है। ये किस तरीके से क्या करते हो आप, ये देश जान चुका है, समझ चुका है, देश को ठगा गया है। बेरोजगार नौजवान हो, किसान हो, हर एक को ठगने का काम किया है। और जो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए आवाज उठाएगा, लड़ने का काम करेगा, उस पर योगी जी की पुलिस चलेगी, उस पर कानून का डंडा चलेगा। राजनीतिक आंदोलन होते रहे हैं, किसी ने भी कभी राजनीतिक आंदोलन में आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज कराए, लेकिन योगी जी के शासन काल में पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे किस तरीके से आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए। अगर मैं घटना गिनाऊं, इनके विधायक सुरेंद्र सिंह ने तो बहुत कुछ कहा है। एक साधारण कार्यकर्ता था रायबरेली में, एक दूसरी राजनीतिक दल का, उसने गिरफ्तारी का विरोध किया तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। ये कौन सी राजनीति है कि आप अब अंधा बाटे रेवली आप है आपसे। आप उत्तर प्रदेश के शासक हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आपको पूरे प्रदेश की जनता के साथ, राजनेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ की नैतिक जिम्मेदारी आप पर है, कानूनी जिम्मेदारी आप पर है। और न्याय व्यवस्था की बात है, कांग्रेस न्याय व्यवस्था का पूरा सम्मान करती है, लेकिन अगर न्याय व्यवस्था पर, अदालतों पर भरोसा नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है। ये पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि न्याय कौन देगा, अदालत नहीं देगी, प्रशासन देगा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर फेक एनकाउंटर हुए, नाबालिग बच्चों का एनकाउंटर अलीगढ़ में किया गया सरकार बनते ही। आज तक क्या हुआ, महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, उसको एसआईटी ने क्या रूप देने का काम किया, ये सब लोग देख रहे हैं। चलिए अब आप जवाब लेते हैं कमर अली जी। जब 89 की बात चल रही है आयुष जी, तो बताते चले कि हाशिमपुरा दंगा कोई भूला नहीं होगा जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे, लगभग 10,000 हाशिमपुरा दंगे में। 89 की बात हो रही है, 7,500 दंगे कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की हुकूमत 2002 तक आए थे जावेद अहमद जी, 2002 तक आए थे। बिल्कुल, उसका भी जवाब दीजिएगा। पहले का बिल्कुल मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैंने बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। 89 हाशिमपुरा दंगे, इसका जितने भी दंगे इतिहास रहे। अरे क्या जावेद भाई आप सुनते नहीं, गलत बात आपकी आ रही है, झूठ बोलते चले जा रहे हैं। चलिए जावेद जब सुनेंगे, ये क्या तरीका आपका बोल रहा है? जावेद जी सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, वो और दंगे याद दिला रहे थे आपको, ठीक है, आराम से आराम से आराम से। जावेद जी थोड़ा शांत हो जाए, जावेद जी थोड़ा सा शांत हो जाए, नहीं बोला हूं ना, जावेद जी आप शांत हो जाए। देखिए कमर अली जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए, कमर अली जी बिल्कुल शांत बैठे थे, कमर अली जी ने बहुत शांति से सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी शांति से सुनेंगे जावेद जी। कमर अली जी, आप मुसलमानों को बरगलाते हैं, मुसलमानों को हाशिमपुरा मरवा दिया आपने, बिहार मुसलमानों को मरवा दिया, गुजरात आपको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्माना चाहिए आपको शर्माना चाहिए कि कांग्रेस के साथ आप खड़े क्यों हैं? आपके भाई आपकी बहनों को मरवाया गया है, आपकी बहन को मरवाया कांग्रेस ने, मालूम आपको, मालूम है आपको? अरे आपके वक्त आपने इस देश को टुकड़े करे, आयुष जी गलत तरीका डिबेट करता, ये अपनी अच्छाई को नहीं सुना है। आयुष जी, इस हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कौन कांग्रेस है? कौन कराए? जवाहरलाल नेहरू जी ने टुकड़े किए इस देश के, इस देश के टुकड़े जवाहरलाल नेहरू जी ने किए। चलिए अब जवाहरलाल नेहरू तक मत जाइए, अब जवाहरलाल नेहरू तक मत जाइए कमर अली जी। देखिए ठीक है, बहुत बेसिक से सवाल पर रहते हैं, जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा रहते हैं ना। मुझे ये बताइए, कमर अली जी वो ये कह रहे हैं, जावेद जी ये कह रहे हैं, जावेद जी ने गंभीर आरोप लगाए, वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में अगर कोई भी आपकी सरकार के खिलाफ बोले तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने लग जाते हैं, उसकी बात आप सुनते नहीं, आप उसके ऊपर देशद्रोह, राजद्रोह का केस लगा देते हैं। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी तबके का व्यक्ति हो, उसके ऊपर आप लोग सीधे यही कार्रवाई करते हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ जिसने भी बोला उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये बड़ा गंभीर आरोप है और तमाम राजनीतिक पार्टियां यही कहती हैं। मैं चाहूंगा इसका जवाब दें कमर अली जी। देखिए बात जैसे हो रही वैसे सवाल का जवाब होना चाहिए, मैं हमेशा सवाल का जवाब देता हूँ जी, मैं इधर उधर नहीं भागता हूँ, ठीक है ना, किसी के वक्त पे मैं बोलता हूँ, मैं अपने वक्त पे बोलता हूँ, आपने सारा उनको टाइम दे दिया, फिर भी बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई आपके हाथ दोनों सने आपके कांग्रेस पार्टी खून के हाथ से सने हैं, आपके सबके सने हैं, कांग्रेस के हाथ सने हैं। नहीं जावेद जी भाई सुनिए, जावेद जी सुनिए, मैं थोड़ा धैर्य रख के सुनिए ना, आपने इतनी देर बोला अनवरत, वो सुन रहे थे, आप थोड़ा धैर्य रखिए। कमर अली जी बहुत जल्दी से खत्म करके मुद्दे पर आइए थोड़ा।
देखिए बहुत, मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। इतना वक्त आपने उनको दे दिया तो मुझे बैठाने क्या मतलब राजा, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो आयुष जी। अरे कमर अली जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुद्दे पर आ जाइए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। 89 से जितने भी हाशीपुरा दंगे से लेके 7,500 दंगे इनकी देन है। हमारी सरकार में एक दंगा हुआ हो तो आप बताइए। इन्होंने जिसकी ये बात करते हैं, जिस खानदान से आते हैं, जिस मजहब से ये आते हैं, कि इनको शर्म नहीं आती। हाशीपुरा पूरे हिंदुस्तान में कत्ल गारत उस कौम का हुआ है। कांग्रेस ने वोट भी हासिल किया और मरवाया भी और आतंकवाद भी बंद कराया। आप बताइए, उस कांग्रेस ने हमें डराया, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया, फिर उसके बाद कत्ल गारत हमारी कौम का कराया, फिर उसके बाद आज ये संपत्ति हासिल करते हैं और उन्हीं मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पे बंद कराया जो 25-25 साल बाद छूटे। क्या उनकी बहनों को जवाब दे पाएंगे? उनके भाइयों को जवाब दे पाएंगे? उनके वालिद को जवाब दे पाएंगे? नहीं जवाब दे पाएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए कि मुसलमान को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा डर दिखाया, हवा दिखाया, उनको वोट बैंक हासिल किया और आतंकवाद के नाम पे बंद किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहता हूं कि आतंकवाद के नाम पे मुसलमानों का वोट लिया और उसके बाद आतंकवाद के नाम पे इनको बंद भी किया। 25-25 साल बाद छूटे। देखिए, इन्हीं ने मजहब बांटा, इन्हीं ने मजहब को बांटा। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए, कांग्रेस ने 2 टुकड़े उसके किए। बंटवारे की राजनीति किसने चालू करी? किसने चालू करी? कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति चालू करी। हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप बताइए, जो मेरी सरजमी थी इन्हें पाकिस्तान अलग बनवा दिया। ये कौन सी आपकी राजनीतिक भाई? क्या किस तरह से आप चल रहे थे? आप बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक जमाने में ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है आप मुझे दे दिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा वो मेरे पास रहने दीजिए, मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। कमर उस मामले को कमर अली जी, देखिए इन बातों का बहुत बात जिक्र हो गया, लेकिन योगी जी के राज में अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उनके खिलाफ भाई राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। कांग्रेस भी कह रही है, आज पीएसपीएल भी आज समाजवादी पार्टी नहीं है, वो भी यही आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। उस बात का जवाब दे दीजिए आयुष जी। मैं प्यार से आपके जवाब प्रदर्शन में जेल भेज दिया गया भाजपा सरकार में 2 माह तक रहते रहे हैं। आ रहा हूँ आयुष जी, दीपू जी मैं आऊंगा। एक बार कमर अली जी को थोड़ा समय दे देता हूँ, नहीं तो नाराज हो। आयुष जी, कमर अली जी जल्दी से खत्म करें। आयुष जी देखिए, आयुष जी ऐसा है कि हमारे वक्त पे जिसने भी गलत काम किया उसमें हिंदू भी बंद हुए हैं, मुसलमान भी बंद हुए हैं। जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, आज भी देख लिया, हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान भी पकड़े जा रहे हैं। पूरी एजेंसी जो इनपुट देती है, हमारे वक्त पे कोई मजहब की बात नहीं होती है, हमारे वक्त पे देश की गद्दारी की बात होती है। जो लोग देश की गद्दारी की बात करेंगे हम उसे मजहब से नहीं जोड़ेंगे। थाना ठाकुरगंज में कार्रवाई होती है, मुसलमानों को हिंदू ने कहा, उसको बंद कर दिया हमारी सरकार ने। हम जातीय दंगे नहीं कराते हैं, हम जातीय चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं जी, हम उसकी लगाम करते हैं, हम उसको रोकते हैं। यही तो विडंबना है कमर अली जी, आप कहते हैं कि आप जातीय आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहे और आपके विपक्षी कह रहे हैं कि आप तो पूरा जातीय आधार पर ही कर रहे हैं। आप तो एक ही जाति के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। वो प्रशासन से लेकर पुलिस से लेकर के तमाम गतिविधियों का जिक्र करेंगे। चलिए ठीक है दीपू जी चलिए ठीक है दीपू जी, आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से कंप्लीट करें आप भी। मैं ये कह सकता हूं कि जब विपक्षी दलों ने माननीय मोदी जी और भाजपा पर कोई आरोप नहीं लगाया, जब ये लोग मिलते रहे, ये काम करते रहे, तो आज इनको नहीं लगाना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य किया है तो ये भाजपा के लोगों ने काम किया है पूरे देश में। हम तो ये कहेंगे, देखिए आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आप जहां भी देखिए बहू बेटियां भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अब देख लीजिए आप, तो अगर ये सब है दीपू जी पार्टी दे, तो क्या राहुल गांधी को मुलाकात कर लेनी चाहिए क्या सिद्दीकी कप्तान के परिवार के साथ? सर ये तो मैंने नहीं बोला है, हाँ। लेकिन वो जो काम ये करते रहे, दूसरे पे आरोप भी तो उस पे पूछना नहीं चाहिए ना आरोप लगाने चाहिए। भाजपा आज तक क्या ये काम करती नहीं रही है बराबर? ठीक है, अगर वो आप कर रहे हैं तो आप दूसरे से सवाल मत पूछिए, लेकिन उसको जायज आप ठहरा सकते हैं इसी आधार पर, क्योंकि वो भी करते थे तो उनको भी करने दीजिए। इससे क्या किसी को इस बात की अनुमति मिल जाती है? मैं कहना चाहता हूँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ, यहाँ बुंदेलखंड में खनन का कार्य चलता है। जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सैटेलाइट लगवाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा था ये खनन का कार्य सैटेलाइट से देखने का कार्य होगा। हम आपको बता दें, यहाँ किसानों की पराली जलाने पर सैटेलाइट काम कर रही है, न खनन। जो बच्चे बदतर स्थिति हो सकती है वो हमारे बुंदेलखंड में इस वक्त है। गाड़ी ओवरलोड चल रही है, अबकारी देख लीजिए आप महोबा में IPS। लेकिन इससे फिर भी जस्टिफाइड नहीं होता ना कि राहुल गांधी को मुलाकात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मनोज जी जो तर्क यहाँ पर गढ़े जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम परहेज तो कर ही लेना चाहिए? एक पार्टी करती तो दूसरे को करना चाहिए परहेज कम से कम, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पार्टियां वैसे नजर आ रही हैं।
आयुष जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ खनन को लेकर, अगर आप इजाजत दे तो। जी मैं आऊंगा आपके आयुष पास। जी, दरअसल जब भी आप इस तरह के बहस रखेंगे वो कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाती है और दो पार्टियों के बीच में वो आपके बहस का मुद्दा कहीं न कहीं गुम हो जाता है। देखिए, आतंकवादी घटना या दंगाई, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। दंगे भड़काने वाले लोग या उसकी साजिश करने वाले लोग हमारे समाज से ही होते हैं और ये बड़ा रूप लेता है। देखिए, जब आप जिक्र पर जाएंगे, नवासी की बात करेंगे, भागलपुर की बात करेंगे, 2002 गोधरा की बात करेंगे, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी देश में आजादी के बाद कश्मीर से कितने बड़े परिवार और कितने बड़े लोग अपने देश में घर से बेघर हुए। आज मुझे लगता है उसकी बहस की जरूरत नहीं है। बहस हम इस बात कर रहे थे आयुष जी कि सिद्दीक कप्पन को जो आरोप लगे जिसमें वो जेल गए, एक बड़ी पार्टी के पदाधिकारी है, राहुल जी बड़े नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं और उनके छत्र छाया में केंद्र में सरकार चलती रही है, तो क्या ऐसे लोगों को प्रश्रय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अब अगर हम इस बात पे जाएं कि मालेगांव से लेकर के साध्वी प्रज्ञा से लेकर के या बाकी लोग, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी, वो भी गलत था और आज राहुल जी का जाना भी गलत है। इन चीजों में मुझे लगता है कि संविधान पर जो कानून का निर्णय है उसका इंतजार करिए, राजनीतिक रोटी आप सेकते रहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पे, हाथरस पे, बलिया पर, बाकी चीजों पर, बुंदेलखंड पर आप चर्चा करिए, उससे किसी ने किसी को इनकार नहीं किया है। लेकिन अगर दंगाई और आतंकवादियों को आप प्रश्रय देंगे तो वो कहीं न कहीं समाज के लिए घातक है। इसको राजनीतिक प्रतिनिधि या राजनीतिक व्यक्तियों को देखना चाहिए। जावेद जी, प्रश्रय देने का काम क्यों हो रहा है भाई? रोक लेना चाहिए। अगर ये कर रहे थे, ये देते थे, तो कम से कम आप ही लोग ना जाते। लेकिन मुलाकात तो आप भी कर रहे हैं, कम से कम राहुल गांधी को तो नहीं करना चाहिए ना मुलाकात? लेकिन किसी पर आरोप लगाने के पहले किसी भी दल को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन राजनीति के लिए इस देश के अंदर राजनीति कौन करता है? ध्रुवीकरण के लिए कौन करता है? जंगल में पशुओं की भी मर्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो उन पशुओं से भी बदतर शासन है, उसकी भी मर्यादा का यहाँ हनन लगातार हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, वो 2017 में विधानसभा चुनाव के पहले 32 दिन तक जाति सम्मेलन लखनऊ में करते रहे, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। क्यों जाति सम्मेलन आप कर रहे थे? आप क्यों जाति आधार पर? अगर दलित विधायक भाजपा का है श्याम प्रकाश हरदोई के, अगर वो कोई फेसबुक पोस्ट रात में 9 बजे कर दे तो 10 बजे उनको शोकास नोटिस होगा। अगर सीतापुर के पिछड़ा वर्ग के राठौर जो भाजपा के विधायक हैं वो कोई बात कहे, अरे जावेद अहमद जी भाई, देखिए, जाति आधार पर राजनीति कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं करती? कोई अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकता है। वो जातीय आधार की बात कर रहा है और आप उसी जातीयता की बात करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए जातीयता की राजनीति सब करती है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाना चाहता हूं। सवाल ये है जावेद जी, जो एक आरोपी है, कम से कम न्यायिक व्यवस्था पे अभी आप ही कह रहे थे ना कि आपको भरोसा है, तो इंतजार तो इस बात का हो सकता है ना। अगर न्यायिक व्यवस्था पे आपको भरोसा है तो जावेद जी, इंतजार इस बात का हो सकता है कि कम से कम कोर्ट अपना फैसला सुना दे या जांच रिपोर्ट ही आ जाए। आपने तो पहले ही क्लीन चिट दे दिया उसको कि नहीं ये आरोपी है भाई, इसको हम न्याय तक दिलाएंगे, इसको हम बरी करवाएंगे। अगर आप ये बात कहेंगे तो इसका मतलब आप क्लीन चिट दे रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला होगा। तो इसीलिए तो जावेद जी यही इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना। तो फिर राहुल गांधी को मुलाकात की क्या आवश्यकता थी? थोड़ा दूरी बनाकर रख सकते थे, फैसला आ जाता, आराम से मुलाकात करते, खूब आरोप लगाते इनके ऊपर, हमला बोलते कि इन्होंने गलत फंसाया इस शख्स को। लेकिन अभी फैसला नहीं आया, उससे पहले ही मुलाकात कर लिया आपने जाकर के। अन्यथा न लीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है जिनके ऊपर एक समय पोटा लगा था कि ये दाऊद गैंग के लोगों को, गुर्गों को ये अपने नाम से डाक बंगले, गेस्ट हाउस आरक्षित करा के वहां पे शरण देते। एग्जैक्टली यही बात जावेद जी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहाँ पे कोट कर रहे हैं ना उस बात को, आप कोट कर रहे हैं, आप कोट कर रहे हैं ना उस बात को कि देखिए इन्होंने गलत किया। जावेद जी आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने गलत किया, आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने गलत किया, इनको नहीं करना चाहिए था, उनके ऊपर आरोप लगे थे, इनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुलाकात की, इसलिए क्या राहुल गांधी को भी कर लेनी चाहिए? अभी आपने कहा कि आरोप लगे हैं, अभी वो साबित नहीं हुए, तो क्या जिन लोगों पर भी आरोप लग गए हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, और जब वो न्यायालय से साफ सुथरे बरी होकर आएंगे तो उनकी क्या? तो जावेद जी फिर आप आरोप मत लगाइए ना इनके ऊपर कि इनके एक नेता के ऊपर इतना गंभीर मामला था, ये लोग मुलाकात करते रहे, लगा रहे हैं, हम पर आरोप लगाए, और फिर और उसके बाद ये भी समझ लीजिए जावेद जी, अगर मान लो निर्दोष निकलते हैं या दोषी निकल आते हैं तो फिर क्या आप लोग अपने इस पर क्लैरिफिकेशन देंगे या फिर राहुल गांधी माफी मांगेंगे?
जो बात कह रहे थे कमर अली जी अभी। भाजपा माफी मांगेगी इसके लिए? ये बताएं कमर भाई की भाजपा जो है, जो आज आरोप लगा रही है, अगर ये लोग बरी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी शर्म से शर्मिंदा होगी और इनके साथ किए गए चलिए ये दोनों के लिए सवाल है, क्षमा मांगेगी। जावेद जी, दोनों के लिए सवाल है। देखिए घूम फिर के ये दोनों के लिए जावेद जी ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। जावेद जी ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, जितना वैलिड ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही कांग्रेस के लिए भी है। तो आप अपने अगर ये आरोपी निकल आते हैं तब क्या होगा? अगर ये आरोपी निकल आते हैं, साबित हो जाते हैं, आपने कहा न्यायिक व्यवस्था में भरोसा है, जावेद जी तब क्या होगा? जावेद जी तब क्या होगा अगर ये आरोपी निकल आते हैं तो? जावेद जी जब ये आरोपी निकलेंगे तो उस समय भी हमारे नेता का और हमारा वर्जन आएगा ना, उसी समय कमर अली जी का भी वर्जन आएगा, का नहीं आएगा, उसी समय कमर अली जी का भी वर्जन आएगा। भाई आपके नेता का वर्जन आएगा, इनके नेता का क्यों नहीं आएगा? खिलाफ मुकदमा कमर अली जी भी यही बात कहेंगे। चलिए ठीक है, चलिए जावेद जी मर्यादा में सभी राजनीतिक पार्टियों को ख्याल बस इस बात का रखना चाहिए, कोई आरोपी है तो थोड़ा दूरी बना ले भाई, और अगर नहीं बना रहे तो दूसरे पर आरोप ना लगाएं। सवाल सिर्फ इतना है कमर अली जी, यही सवाल है मेरा आपसे भी, क्योंकि आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे, आप लोग मुलाकात करते रहे, आडवाणी जी सकते हो बात तक मुलाकात होती रही, अभी पिछले महीने फैसला आया है बाबरी मस्जिद वाला, तो मुलाकात तो आप लोग भी करते रहे ना, तो क्या आरोप? अभी इन्होंने एक बात कही कि वर्जन मेरा बाद में आ जाएगा। भाई जो आप इतने बंद किए 25 साल 33 साल बाद बेगुनाह छोटे, उनके बारे में कुछ वर्जन आपके नेता दे दें, आप दे दें, थोड़ा सा वर्जन दे दें। वर्जन जो बेगुनाहों को बंद किया था आपने आतंकवाद के नाम पे, मजहब के नाम पे, उस पर भी कुछ वर्जन आपको देना चाहिए मुझे लगता है। अरे आयुष जी, अरे कांग्रेस आप की नीति मालूम है? अरे आपने कांग्रेस की नीति मालूम है? आपने तो अरे जावेद भाई अपने ऊपर लगे मुकदमे खुद हटा दिए, अरे खुद आप जज की कुर्सी पर बैठे, यही गलत बात है। जावेद जी देखिए भाई सुनिए, जावेद जी देखिए राजनीति में बात सुनना बहुत जरूरी होता है। जावेद जी देखिए आप सुनेंगे तो ही बेहतर जवाब दे पाएंगे। जावेद जी आप सुनेंगे तभी बेहतर जवाब दे पाएंगे, इसलिए सुनिए कमर अली जी को ध्यान से वो क्या कह रहे हैं, तभी आप बेहतर जवाब देंगे। कमर अली जी, जावेद भाई कांग्रेस की नीति आपको मालूम है? कांग्रेस की नीति के जरा बताएंगे आप हमें। अरे भाजपा कांग्रेस की नीति, अरे बताइए तो, अरे बताइए कांग्रेस की नीति क्या है? अरे भाई जावेद भाई बताइए तो, जावेद भाई नीति बताएंगे अपनी पार्टी की, अपनी पार्टी की नीति बताएंगे। मैं आपकी नीति बता रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी की नीति बता रहा हूँ, आप में वोट डालो, राज करो, ये नीति है। ये अभी जब कहते हैं मथुरा और काशी बाकी है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, उसके बाद में चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा, समय मेरे पास कम है। कमर अली जी देखिए आखिरी सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ। कमर अली जी बहुत अंतिम सवाल, और ध्यान से सुन लीजिए। कमर अली जी ठीक है, चलिए ना किसानों की आय 10 गुनी, अरे चलिए इतिहास से बाहर आ जाइए, किसानों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में भी, ठीक है। एक सेकंड कमर अली जी मुझे ये बताइए, जब आपके नेता लोगों के ऊपर इतने गंभीर धाराओं में मामले चलते रहे, मुलाकात तो आप लोगों ने भी की ना, आप तो देशद्रोही नहीं हुए। आपने सर्टिफिकेट राहुल गांधी को कैसे दे दिया वो देशद्रोही हुआ? ये सर्टिफिकेट आपने कैसे बांटा? बस मुझे इसका जवाब चाहिए बहुत जल्दी से। अरे जावेद अहमद जी थोड़ा शांत हो जाएं, जावेद जी शांत हो जाएं, हो गया। कमर अली जी को बोलने दे। कमर अली जी बीजेपी ने कैसे सर्टिफिकेट दिया राहुल गांधी को कि वो देशद्रोही है? आयुष जी 4-5 आवाजें आ रही है एक साथ। आयुष जी एक बार खामोश करा के आप सवाल पूछ ले प्लीज हमसे, बराए मेहरबानी थोड़ा सा। कमर अली जी मेरा बस कुछ सीधा सवाल है, आप लोगों ने कैसे कह दिया राहुल गांधी जो है देशद्रोही है? फैसला आप लोगों ने कैसे सुना दिया? इंतजार करिए आप लोग भी। उनकी कांग्रेस की नीति रही वोट डालो राज करो, मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराओ, और आतंकवाद के नाम नहीं कमर अली जी देखिए घुमाओ के जवाब मत दीजिए, सीधा जवाब मैं पूछ रहा हूँ। अगर आडवाणी से मुलाकात हो सकती है, मुरली मनोहर जोशी जी से मुलाकात हो सकती है, तमाम अन्य नेताओं से मुलाकात हो सकती है, केस चलने के बावजूद भी तमाम गंभीर धाराओं में, अगर आप लोग देशद्रोही नहीं हो सकते हैं तो राहुल गांधी कैसे हो गए देशद्रोही? जावेद जी थोड़ा शांत हो जाइए, जावेद जी थोड़ा शांत हो जाइए, जावेद जी अरे शांत हो जाइए। जावेद जी अनवरत बोलने से नहीं होगा, जावेद जी अनवरत बोलने से नहीं होगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। कमर अली जी कोई भी आदमी मजहब से जुड़ा है, मेरी बात सुनिए। आज लोग आतंकवाद हमारी बात की बात कर रहे हैं, देश की अन्नदाता की कोई बात नहीं कर रहा है। दीपू त्रिपाठी जी इसी चैनल पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, कृषि अध्यादेश को भी लेकर के, बिल को भी लेकर के, और रोज होती हैं, लेकिन आज जो मुद्दा उस पर रहेंगे। कमर अली जी को कंप्लीट करने दे जल्दी से। ना पानी उपलब्ध है, ना ठीक है उपलब्ध है सर, इतनी बुरी बदतर स्थिति है। दीपू त्रिपाठी जी देखिए उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दीपू त्रिपाठी जी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि राहुल गांधी ने मुलाकात
मुलाकात की कांग्रेस ने मुलाकात की किसान सड़क के ऊपर, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल यही 8,000 और 500 चलिए खनन के मामले में कितना नोटिस है मालूम है आपको? अरे खनन में चलिए इसी के साथ मुझे चर्चा ये समाप्त करनी होगी। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने जो मुलाकात की उसके मायने क्या निकाले जाएं, और अगर इसमें कोई आरोपी या कोई अपराधी सिद्ध होता है तो उसके बाद आगे इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या होगा, यह भी राजनीतिक पार्टियों को समझाना होगा। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि अगर किसी के ऊपर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं तो इन राजनीतिक पार्टियों को मुलाकात की आवश्यकता ऐसे लोगों के साथ आखिर क्यों होती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।